अब उसके आगे जो है आपका लिसनिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसका एक पार्ट रह गया, उसे आप कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका जो लॉजिकल लिसनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक, पीछे तक बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ाया हुआ है उसमें से करिए, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। करिए उसे। इसका आंसर बताइए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आपका लग रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पर ऊपर देखिए आपको ये जो दिया हुआ है वो टर्म है, और ये जो नीचे दिया हुआ है आपका ये टर्म है। इसका मतलब है कि जो भी इसको सॉल्व करने आएगा वो क्या है, a माइनस b। तो यहाँ पे अगर हम पुट करके देखते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू a माइनस b। अब यहाँ पे देखिए अगर इससे कंपेयर हम करते हैं तो a इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, a इक्वल टू 0.67 और b इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यूज आपको गिवन है तो इसकी जगह पुट करके देखिए क्या आता है। इधर आइए एक मिनट, आप दोनों यहाँ आइए। अब यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन है, इसको आप पुट करिए यहाँ पे 0.67 होल क्यूब माइनस ये अगर 0.1 इसका होल क्यूब करते हैं अपॉन a स्क्वायर, मतलब ये एक है आपका, तो 0.67 स्क्वायर प्लस अब a क्या है, ये है आपका 0.67 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसको बस थोड़ा सा एक्सपेंड आपको करना है, आपको एज इट इज यही दिखाई दे जाएगा जो आपके क्वेश्चन में है। इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अगर इसका क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, इसका क्यूब कई लोगों को अगर पॉइंट आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। जैसे ये 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 ये जो है पॉइंट मल्टीप्लाई 0.1 ये है। अब यहाँ पे तीनों जगह क्या है, 1 1 है, तो अगर 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तो 1 ही आएगा। लेकिन आपका यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक अंक बाद, यहाँ भी एक अंक बाद, तो हमारा अगर हम इसको लगाएंगे तो आगे हम 0 बढ़ाते हैं यहाँ पे 1 डिजिट सेकंड देन थर्ड, तो इसका आंसर
1 2 यहाँ पे 3 मिल गई 3 डिजिट प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 क्या होगा 0.01। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज वहां लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन बिल्कुल लिखा हुआ है और ये किसके ऊपर मैंने बताया कि आपको a माइनस b तो a मतलब आपका कितना है 0.67 अब b कितना है 0.1 अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.57 ये आपका आंसर है ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बोला अदरवाइज इसको खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि आपको फॉर्मूला याद था आप देख लेते वहीं से आपको वहीं से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है सिर्फ a माइनस b करना है और हमें क्वेश्चन में देख लेना है कि हमारा a क्या है और b क्या है बस हमें a माइनस b की जरूरत है तो वो कर देंगे और अगर यहाँ पे फॉर्मूले में a क्यूब प्लस b क्यूब होता तो हम क्या करते a प्लस b हमारा इक्वल टू होता ऐसा कुछ दिया होता वहां तो फिर हम क्या करते a प्लस b करते ठीक है। ये सारे एप्लीकेशंस हैं देखिए एप्लीकेशन बहुत छोटे हैं लेकिन जो है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो विद इन 1 मिनट भी नहीं लगेगा करने लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है और आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो टाइम लगेगा ठीक है। अब इसका एक बार हम और लेके चलेंगे इसके बाद जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है हम उधर मूव कर जाएंगे तो पहले आपका जो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी वाला पूरा पार्ट है जैसे आपका सिलेबस में 7 यूनिट्स हैं तो ये मैंने 1 यूनिट शुरू की थी इसमें से 2 टॉपिक अभी मैं कवर करा दे रही हूँ इसके बाद आपका जो सेकेंड यूनिट है उससे क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको खत्म कर देंगे उसको खत्म करने के बाद फिर हम इस पे आएंगे ठीक है क्योंकि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं तो पहले उसको खत्म कर लेंगे फिर इसको रिवीजन में लेते हुए तब ये इस पे हम प्रोसीड करेंगे ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे आपका स्टेडियम बहुत सारी सीरीज दी हुई होती है जैसे आपको दे दिया 2 4 6 8 दे दिया 1 3 5 दे दिया बहुत तरह के क्वेश्चंस इसमें बने होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है या तो उन्हें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या कुछ मल्टीप्लाई होता है या कुछ डिवाइड होता है इस तरीके से होता है तो हमने ये जो सीरीज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और गुणोत्तर और थर्ड क्या है हरात्मक श्रेणी 3 श्रेणियां हैं आपके पास तो हम एक एक को लेके चलते हैं पहली है आपकी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी में आपके क्या हो रहा है जैसे एक पर्टिकुलर सीरीज है मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए इस सीरीज में क्या होता है कोई भी एक नंबर या तो जोड़ा जा रहा है या तो घटाया जा रहा है आपको इस सीरीज में ऐसा लगेगा कि कोई एक फिक्स नंबर है या तो हम उसे जोड़ रहे हैं कंटीन्यूअस या तो घटा रहे हैं इस सीरीज को देख के आपको यही पता चलेगा जैसे 2 के बाद 4 आया तो इसमें क्या जोड़ा गया है प्लस 2 हमने प्लस 2 किया तो हमें क्या मिल गया 4 अब 4 में अगर हम प्लस 2 कर रहे हैं देन 6 इसमें हम सीरीज में कहीं भी ले लेते हैं टर्म्स तो जो ये आता है इसको क्या
आपको पर्टिकुलर एक फॉर्मूला चाहिए जिससे कि आप विद इन मिनट उसे सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे एक सीरीज है आपकी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1t। यहाँ पर आपका a क्या है, a है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। जो आपका फर्स्ट टर्म जैसे इसमें 2 लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे क्या है आपका a है, और यहाँ पे d क्या है, d आपका है कॉमन डिफरेंस यानी सामांतर। यहाँ लिख लो a आपका है प्रथम पद, d n पदों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पहला टर्म जैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो वो सिर्फ a है, और यहाँ पे a प्लस d यानी d, इसका मतलब है इसमें कुछ हमने जोड़ दिया। तो हमने क्या जोड़ा है, इस 2 को जोड़ा है, और यहाँ पे क्या किया है, देखो ये पहला ही टर्म है, पहला टर्म आपका कितना था 2 प्लस 2, और ये d हमारा कितना आया है यहाँ पे 2, तो 2 2 जब 4 और ये 2 यानी 6, ये वाला टर्म देखो 6 दिखाई दे रहा है ना। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही आपका बढ़ा हुआ है। अब हमें nth टर्म निकालना है, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये आपका फॉर्मूला है कि आपसे कोई भी टर्म पूछा जाएगा तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको इसमें 4 पदों 4th पद चाहिए, अगर 4th पद चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा, a कितना है यहाँ पे, इसी सीरीज का निकाल के देखिए 2, और n हम कितना कह रहे हैं 4 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 2 प्लस ये कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 8। अब देखिए इसमें इस सीरीज में 4th टर्म आपका 8 आ रहा है, ये तो नॉन सीरीज थी इसलिए हमारा आंसर हमें पता भी था, हमने लिखा दिया, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है इसलिए हमने इसको यही एग्जांपल आपका दिया था। अब कुछ अननोन लेते हैं कि जैसे जिसमें कि आपको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत, इस टाइप का लेते हैं, नोट कर लो इसे सही से। अब हमारे पास जैसे पहला टर्म है और हमारे पास एक लंबी सीरीज दी है, बहुत लंबी, यहाँ से देखिए जैसे हमको देखिए यहाँ 1 से देखिए 3 5 एंड सो ऑन, इस तरह से जैसे 99 देखिए हमारे यहाँ तक। तो अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक सीरीज का पूरा योग बताइए, तो आप एक एक लिख के तो करेंगे नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, बस 2 ही फॉर्मूले होते हैं सीरीज में। यानी इसको निकालने के लिए आपके पास तो 3 चीजें आपको पता हो, कितने पद हैं ये पता हो, प्रथम पद क्या है, यहाँ पे x क्या है, x आपका लास्ट पद है, जो सीरीज का आखिरी पद दिया होगा वो ये वैल्यू है, और a प्लस n माइनस 1 d की वही वैल्यू है। अगर आपको ये गिवन है ठीक है, नहीं तो यही आपका लास्ट पद है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये 3 चीजें हैं तो आप इसको
लेते हैं उससे समझते हैं। क्वेश्चन है आपका A=17 आपको गिवन है और जो लास्ट पद है वो 350 दिया है आपको और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दिया है 9। अब आपको निकालना है, फाइंड आउट निकालना है, n निकालना है और SN निकालना है। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, an। जैसे आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, अब an आपका ये यानी n टर्म कितना दिया है 350, आपने यहाँ 350 पुट किया, a कितना दिया है 17, आपको n निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि आपके पास पद कितने हैं, ये निकल आएगा तभी आप जोड़ के बता पाएंगे कि इनका समेशन कितना हो रहा है। n - 1 ये हो गया 9, 350 - 17 इक्वल टू n - 1 ये हो गया 9। इसको माइनस करिए कितना आएगा, आ रहा है 350 - 17। अपनी कॉपी में फटाफट किया करिए, साथ साथ करते जाइए, जहां ना समझना है वहां आप नोट करिए, लेकिन अपना समझते हुए करिए। n - 1 9, अब n - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 333/9। तो यहाँ पे कितना आ रहा है n - 1 इक्वल टू 37, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 + 1 यानी 38। तो पदों की संख्या कितनी आ गई 38। पहला आंसर आपने निकाल लिया, इस वाले फॉर्मूले से करके निकाल लिया कि n हमारा 38 आ गया। अब SN इक्वल टू होता है A + L। अब n कितना है आपका 38, 38/2। पहला पद कितना दिया है 17 लास्ट 350 इक्वल टू कितना हो जाएगा 19। इसका मल्टीप्लाई बताइए कितना आएगा, करिए करिए फटाफट अपनी कॉपी में। ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर हम इसका समेशन करेंगे पूरा 38 जो आपके नंबर हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसका एडिशन पूरा ये आएगा। ये आपका आंसर ये बता रहा है कि आपने इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्या चीजें बता रहा है कि पहला पद आपका 17 है, यानी जो सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है वो कुछ ऐसी 17 से स्टार्ट हो रही है। ये चीज क्लियर हो गया। कॉमन डिफरेंस 9 है, इसका मतलब अगला पद कितना होगा, इसमें 9 जोड़ लीजिए 26। इसका मतलब ऐसे जाएगा और लास्ट पद कितना है 350। ये आपने इस पूरे डेटा को देख के अपनी सीरीज ऐसे बना ली और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद होंगे 38। ये n देख के आपको पता चल रहा है कि आपका ये 38 होगा। और इन सबको अगर जोड़ा जाए जैसे 17 + 26 + so on ये 350 तक, देन एडिशन कितना निकल के आएगा 6 7 6 9 7 3। ये पूरा डेटा देख के इतनी चीजें आपको कंक्लूड हो रही होगी कि सीरीज का पहला टर्म इतना है, कॉमन डिफरेंस 9 है, लास्ट टर्म इतना है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपका 38 है और उसका एडिशन इतना आ रहा है। ये सारा डेटा देख के आपको इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं इसका, फिर दूसरी सीरीज को हम मूव करेंगे।
टर्म्स हैं, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ज़्यादा 100 टर्म्स हैं, सबका एडिशन निकालना है। अब इसको ऐसे जोड़ जोड़ के तो किया नहीं जाएगा, तो आपको इसमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, इसको क्या कर सकते हैं 1 माइनस 2 1 प्लस 2। अब आगे भी ऐसे करिए, ये है आपका। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा -1, और ये कितना आएगा 3, ये कितना है -1, ये कितना है 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई 11 प्लस -1 मल्टीप्लाई 199। ठीक है, ये अभी तक कितना हो गया। अब आप इसमें देखिए -1 सारे टर्म्स में आ रहा है, हमारे जितने भी टर्म्स हमारे पास हैं सब में -1 आ रहा है, तो -1 हमने कॉमन लिया। अब हमारी सीरीज क्या बन गई है उसको देखिए, 3 + 7 + 11 + 199। अब ये सीरीज हमारी हो गई। अब इसमें आपको चेक करना है कि ये सीरीज किसमें है, अरिथमेटिक में है या ज्योमेट्रिक है या फिर हार्मोनिक है, कौन सी सीरीज है। तो अब इसमें देखिए कोई टर्म ऐसा है जो एडिशन हो रहा है लगातार, चेक करिए 4 का हो रहा है, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिजिट हमारी जुड़ रही है कंटीन्यूअस, एक पर्टिकुलर डिजिट जुड़ रही है, इसका मतलब ये किसमें होगा समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ से हम नहीं कह सकते कि ये समांतर श्रेणी में है, जब हम क्वेश्चन हमारा ये आ जाए तब उसके बाद हम आपको करेंगे कि हमारा किस सीरीज में है। अब यहाँ पे ये 4 का डिफरेंस है, 3 में हमने 4 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आ गया, इसका मतलब ये सीरीज हमारी कंटीन्यूअस ऐसे बढ़ रही है। अब नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे देखिए हाफ हो, 100 थे, सबसे हमने -1 कॉमन ले लिया, तो -1 एक टर्म हमारा खत्म हो गया। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास टर्म्स कितने बचेंगे 50 बचेंगे, क्योंकि सबसे -1 हमारा सारे टर्म्स में से कॉमन हुआ है, तो हमारे पास ये टर्म्स सब में से निकल के आए, -1 सबका ये आ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 100 से कितने हो गए 50 हो गए। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l, प्रोसीड करिए इसे, -n/2 यानी 50/2, पहला टर्म क्या है 3 और लास्ट टर्म क्या है 199 -50/2 कितना हो गया 25। इसका एडिशन कितना आ रहा है 202, इसका मल्टीप्लाई बताइए 50। और आपको जो ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे, प्लस का दे दिया, एक बार माइनस का दे दिया, एक बार 2525 दे दिया, एक बार प्लस का 2525, तो कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको ये आंसर आपका करेक्ट है। आपके जो सिलेबस में है बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबी लेके चल रही हूँ, एक इजी एक आपका थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके लेवल का आ रहा है, यही लाइक अब आएगी पीछे वाले बंद अब इनका ये चल रहा है, ये भी बंद हो गया। अच्छा ये चल रहा वॉइस आएगी कि नहीं, आप नहीं
अरे कोई बात नहीं, मौसम सही है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? कौन सी गर्मी है इतना परेशान? हम बिना माइक के भी पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। टाइम बर्दाश्त करिए, टाइम बहुत कम है। इसके बाद आते हैं गुणोत्तर श्रेणी आपका जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे आपका समांतर श्रेणी था तो उसमें पर्टिकुलर कोई नंबर आपका जुड़ रहा था या घट रहा था तो आपको एक सीरीज मिल रही थी। इसमें क्या होगा, कोई डिजिट ऐसी होगी या तो उसका गुणा करने पे मिल रहा होगा पर्टिकुलर, आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे या फिर तो डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड से जब सीरीज मिलेगी तो वो किस में जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। क्या लॉन्ग है? अभी आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, जब इसको अप्लाई करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे कर लेंगे। इससे अभी आपको फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है, इस वजह से आपको लग रहा है ये लॉन्ग है। जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मूले पहले से पता है तो आप क्या करेंगे, देखते ही अच्छा ये वाली सीरीज है, फॉर्मूला आपने लिखा तुरंत निकाल दिया। लेकिन यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से 70% को फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो शॉर्ट ट्रिक अगर हम बता भी देंगे तो क्या फायदा उससे। कम से कम मेथड आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक तो तब बात होती है जब हम टाइम अपना बचाने के लिए करेंगे, लेकिन पहले मेथड तो उसका पता होना चाहिए। आप लोग पर्टिकुलर यही एग्जाम तो देंगे नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स देंगे, तो आपको एटलीस्ट मेथड तो सबके पता होना चाहिए। जब आपका सिलेबस ये हो जाएगा उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। उस समय पे क्या होगा, आपको भी चीजें आती रहेंगी तो फिर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने में आपको इजी रहेगा। अभी से बता देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बस शॉर्ट ही ट्रिक निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस के लिए होती है, जैसे आपके एक टाइप के क्वेश्चन उससे निकल जाएंगे, लेकिन जो लॉन्ग मेथड होता है, जो बेसिक मेथड, उससे आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। अगर क्वेश्चन टफ भी आ गया, इजी भी आ गया, चाहे जैसा आ गया, आप निकाल लेंगे। शॉर्ट ट्रिक पर्टिकुलर कुछ एक कॉन्सेप्ट के लिए होता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे बस। अब इसमें किसका गुणा हो रहा है, इसमें जैसे आपकी वो सीरीज थी a प्लस बी a प्लस 2b, ऐसे इसमें जो r है आपका, ये क्या है, कॉमन रेशियो, इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। यही आपका क्या हो रहा है, इसमें या तो गुणा होगा इसका या तो डिवाइड होगा। इसी से ये पता चलेगा। आप जैसे मान लीजिए r आपको निकालना है इस सीरीज से, तो r कैसे निकालेंगे, r निकालने के लिए आपके पास कोई भी दो टर्म ले लीजिए, उनको डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे 10/5 आपने किया, कितना आया 2, 20/10 किया, कितना आया 2। कोई भी आप ले लीजिए टर्म, कोई भी दो टर्म्स को आप देखेंगे डिवाइड करके तो आपका क्या निकल आएगा, 8 निकल आएगा। तो जो इसमें आपका n टर्म होगा वो क्या होगा,
ये आपका कब है? जब आपका कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? r की वैल्यू 1 से कम है, यानी जो ये कॉमन रेशियो आप निकाल रहे हैं डिवाइड करके, इसकी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर 1 से कम आ रही है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और एक जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा अप्लाई होता है इनफाइनाइट, अगर कोई सीरीज आपको दी है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ये हो गया। अब फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या बेटा? 1 होगा तो ये आपका 1 से ज्यादा है ना, तो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर लेंगे। ऐसा कोई कंडीशन आता नहीं है, 1 से ज्यादा है, अगर 1 है तो आप ये मोर देन 1 वाला अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये सीरीज आपकी जा रही है इनफाइनाइट तक, उस समय पे आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? a/1 माइनस r। ये तब लगता है जब आपकी कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। जैसे इसी में आपको निकालना है तो सारे टर्म्स का योग कितना निकल के आएगा? a आपको पता चल गया 5 है, r कितना आएगा? 2। तो ऐसा इक्वल टू निकाल दीजिए। ये इस सीरीज पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो जब r की वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है। जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज दी होगी तो वो आपका r जो होगा यानी कॉमन रेशियो वो 1 से कम होगा। नहीं, यहाँ पे आंसर तो आ जाएगा लेकिन माइनस में आएगा, आंसर तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो माइनस में आएगा। तो आपका जब भी क्वेश्चन इनफाइनाइट वाला आएगा उस कंडीशन में जो कॉमन रेशियो होगा उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है। इसमें इतने फॉर्मूले आपके लगने हैं। थर्ड है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे ए बी सी, मान लीजिए ये टर्म आपके किसमें है? हार्मोनिक। ये जस्ट जो अरिथमेटिक सीरीज आपकी होती है उसका बिल्कुल रिवर्स होता है, उसमें जो फॉर्मूले आपके लगेंगे वो इसमें क्या होंगे? उसके जस्ट उल्टे होंगे। ये ज्यादा अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जब भी आएगा आप उसको मान के चलिएगा कि वो अरिथमेटिक सीरीज का जस्ट अपोजिट होगा। यानी ए बी सी अगर हार्मोनिक है तो आपका 1/a 1/b और 1/c क्या होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इसके कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इस टाइप का आएगा कि बस आपका जस्ट रिवर्स निकाल देना है। आपको अरिथमेटिक निकालेंगे आप और उसका रिवर्स कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका आंसर 50 आया है और वो पूछ रहा है कि ये हरात्मक श्रेणी में है, तो उस समय पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1/50। आपको बस उल्टा कर देना है उसका, बस और कुछ नहीं करना। आंसर आप निकालेंगे बिल्कुल अरिथमेटिक वाले फॉर्मूले से और उसका रिवर्स कर देंगे अगर उसमें आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये आपका हरात्मक श्रेणी का है तो।
टर्म्स इसमें और हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ए बी सी तीन आपको दिए हुए हैं, ये तीनों पद आपके क्या हैं, समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो b इक्वल टू आपका फॉर्मूला यहाँ से होता है a प्लस सी अपॉन 2, इससे आप निकाल लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया, अब ये तीन टर्म्स आपके किसमें हैं, ये बता रहा है कि ये तीन टर्म्स आपके समांतर श्रेणी में हैं और पूछ रहा है कि समांतर माध्य बताइए। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है 3, 7 और 11 ये समांतर श्रेणी में है, इनका समांतर माध्य बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन इसका आएगा। तो आपका ए बी सी, बी ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो आपका जो फॉर्मूला आप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे 3 प्लस 11 अपॉन 2 आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा, ठीक है, ये आपका निकल आएगा। अब इसमें क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए आपको एक आध चीज नहीं देंगे, ऐसा भी है, हो सकता है सीरीज ऐसा कुछ बना दें, एक आध चीज आपका गायब कर दें, तब आपको ये अप्लाई करना होगा। ये मैंने समझाने के लिए इजी क्वेश्चन बिल्कुल आपका दिया हुआ है। अब आपका ज्योमेट्रिक मीन है, जैसे इसमें आपको बताएगा कि ये तीन टर्म आपके क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसका क्या पूछ रहा है आपसे, गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, b इक्वल टू अंडर रूट ए सी, और इसी तरह से इसमें क्या होगा, तीनों का आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। ये तीनों का फॉर्मूला है। जब अगर आपका अरिथमेटिक मीन है तो b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 लग रहा है, जब ज्योमेट्रिक में है तो b इक्वल टू अंडर रूट ए सी लगेगा, और जब आपका हार्मोनिक है तो b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। अब आपका क्वेश्चन बनता है इन तीनों में रिलेशन के लिए, इन तीनों में रिलेशन है। जैसे मान लीजिए आपको दो दे दिए, अरिथमेटिक मीन दे दिया और ये दे दिया और ये पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास तीनों का रिलेशन होना चाहिए कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें कि ये तीनों हों, तभी आप निकाल पाएंगे। अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। अब आपको इसमें दो चीजें दी होंगी और तीसरा आपसे पूछेगा, इसको प्रूफ करके देख लेते हैं थोड़ा। जैसे अरिथमेटिक मीन है आपका, वो कितना हो रहा है, a प्लस सी अपॉन 2, और हार्मोनिक कितना है, 2ac अपॉन a प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए, इससे ये कट हो गया, 2 से ये कट हो गया, कितना बच रहा है, ac, और ac क्या है, यहाँ पे ac देखे हैं, अगर हम हार्मोनिक मीन का स्क्वायर कर दें इक्वल टू ac हो जाएगा ये, क्योंकि ये कितना था, अंडर रूट ac था, इसलिए देखिए प्रूफ करके मैंने बता दिया। फार्मूला हमेशा बिल्कुल रटने में मत आया करिए, फार्मूले को समझा भी करिए, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर हो जाता है कि फार्मूला जैसे लगता है कि याद ही नहीं आ रहा, तो उस समय पे कम से कम जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया तो आपके माइंड में एक बार आएगा कि यहाँ मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है। मान लीजिए आप भूल गए तो आपके माइंड में ये आएगा कि हम इस तरह से वैल्यू रख के देख लें, हमको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होगा। तो इस तरह से फार्मूले को अप्लाई भी जरूर किया करें। इसकी जो वैल्यूज आती हैं, आपको 2-3 नंबर दे दिया, उसमें पूछेगा कि इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा। तो जो ये तीनों होते हैं, मीन होते हैं, इसमें अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन की होती है और हार्मोनिक की होती है। इसमें आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मीन से अगर क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ से है, रिलेशन से आने की है, या तो आपसे ये पूछेगा, ये तो डायरेक्ट 1 नंबर में फॉर्मूला भी 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है आपका। और ये जो है इससे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि आपका 2 चीजें देगा और तीसरा आपसे पूछेगा।
अच्छा हाँ, अरे इतने तो समझदार नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक दो क्वेश्चंस करिए फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस हमेशा नंबर से लिख के नहीं पूछेगा, लैंग्वेज वाइज भी पूछता है। अब उसको एक दो क्वेश्चन आप लिखिए फिर बताइए उसका आंसर। पहले सिंपल सा लिखिए क्वेश्चन। रोशन का मासिक वेतन, रोशन का मासिक वेतन हर महीने, रोशन का मासिक वेतन हर महीने 110 रुपए बढ़ जाता है। 110 रुपए बढ़ जाता है यदि रोशन ने अपनी नौकरी 4,950 रुपए से शुरू की थी, तो 5 साल बाद उसका वेतन कितना होगा? ये क्वेश्चन है। हर महीने 110 रुपए बढ़ रहा है और स्टार्ट किया था 4,950 रुपीज से, और 5 साल बाद उसका वेतन कितना होगा? ये क्वेश्चन। और लोग बताइए। 11,550। अरे उसका वेतन कम ज्यादा मत कर दीजिए, एकदम सही रखिए। पता चला 110 रुपए बढ़ रहा है, आप ही लोग कम ज्यादा कर दे रहे हैं। चलिए लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या समझ आ रहा है पहले इसको देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हर महीने 110 रुपए बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो सेम है, हर महीने 110 बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि इस महीने इतना बढ़ रहा है उस महीने इतना, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इस लाइन से आप ये पुटअप कर रहे हैं और जो बता रहा है कि 4950, इसका मतलब स्टार्टिंग इतनी है, तो प्रथम पद हमारा कितना हो गया? 4950। अब बात आ रही है एन की, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ईयर में उसने बताया है, लेकिन जो इंक्रीमेंट बता रहा है हर महीने बता रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। 5 साल कह रहा है, 5 ईयर, मंथ में कन्वर्ट करिए 60 मंथ। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पे एक गए हैं 4950, n कितना है 60 माइनस 1 और d 110 रुपए, लगातार 110 रुपए बढ़ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4950 प्लस 59 मल्टीप्लाई 110 कितना है आंसर? 11,550। 11,550 सही आ रहा है? सभी कितना आ रहा है? हम किसी दूसरे तरीके में लगा सकते हैं। और क्या करेंगे इसमें बताइए कुछ। मैम इसको 60 को डायरेक्ट 110 से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करना। मेथड बहुत सारे होते हैं, मेथड में कोई कमी थोड़ी ना, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर हम इसको समांतर श्रेणी से नहीं भी जोड़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि जब उसका 110 रुपए बढ़ रहा है तो कब तक बढ़ेगा? 5 साल में 60 टाइम्स बढ़ेगा। आपने ये निकाला, तुरंत जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर क्वेश्चन को लगाने के 10 मेथड होते हैं। जब हम लोग इतना समझदार हो जाएंगे कि हमको 2-3 मेथड अपने आप आने लगेंगे, तब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हम इसको इस मेथड से भी कर सकते थे, उससे भी कर सकते थे। आंसर सब सही है। आप लोग सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन
सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से जरूर जुड़ा होगा। जैसे ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था, इसको हम रीजनिंग से भी जोड़ सकते हैं और इससे भी जोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारा जुड़ रहा है कई जगह से, ठीक है, बस लगाने का मेथड अलग है। चार किलो को मल्टीप्लाई करना नहीं आता, 440 आ रहा है। बता 50 का मेथड बता रहे हो और एडिशन और ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, हद हो गई। इसीलिए कह रहे हैं एक मेथड लेके चलो, सही रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान ना हो 50 मेथड में। अगर मान लीजिए आप मेथड तो अच्छे लगा रहे हैं और लास्ट में मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं, अगर भाग गलत कर दे रहे हैं, तो उसमें किसकी गलती है? वो तो सरासर आपकी गलती है ना। हम तो मेथड बता सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन तो सही आपको करना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक और करिए। रमेश का वार्षिक वेतन प्रति वर्ष 50% बढ़ जाता है। वार्षिक वेतन 50% बढ़ जाता है यदि उसने अपनी नौकरी 2,40,000 वार्षिक पर शुरू की थी। 2,40,000 वार्षिक पर शुरू की थी तो 5 साल बाद उसका वेतन कितना होगा? आंसर बिल्कुल सही दीजिएगा आपके पास। अब तक आंसर आ जाना चाहिए। 7,20,000। और लोग बताइए। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? कितने लोग का ये आंसर आ रहा है? और किसी ने भी 7 लाख भी बताया था। मैम 50% बढ़ जाता है तो इसमें जीपी कैसे अप्लाई हुई? जीपी इसलिए अप्लाई हुई कि परसेंटेज की बात कर रहा है, यानी एक रेशियो की बात कर रहा है। तो हम रेशियो में तो जैसे 1,20,000 अगर इंक्रीमेंट हो रहा है डिफरेंस मान के हम लोग इसमें एपी भी अप्लाई कर सकते थे। एपी कैसे करेंगे? Suppose that A is equal to 2,40,000 and D will become 1,30,000. Then after अगर D हमें मिल गया है तो हम AP अप्लाई नहीं कर सकते। डी फिक्स कहाँ है? वो तो हर साल बदल रहा है ना। जैसे पहले का बदले में 50% बढ़ जाता है which means कि 50% जब हम आपका जो पहले साल में हमने निकाला 50% ऐड किया, पहले सुन लीजिए पूरी बात। जब फर्स्ट ईयर था तो 50% बढ़ा सैलरी हमारा एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो 100 रुपये था हमारा पहला, 50% बढ़ा तो 150 हो गया। फिर अगला उसमें उसका 50% बढ़ेगा जो अमाउंट है, तो फिर ऐड करने के बाद तो हमारा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जो सैलरी है पर्टिकुलर वो
जा रही है 50% इंक्रीज करेंगे तो जो हम डिफरेंस करेंगे तो वो एडिशन के बाद जो आएगा उससे करेंगे, इसलिए ठीक है। तो जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे आप कोशिश करिएगा कि जीपी से लगाइए, वो अंडरस्टूड है कि ये इसी से लगाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहता है? ठीक है, बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? हाँ, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखिए 1 मिनट का टाइम है, बस 1 मिनट में बताना है इसका। ये जो 1280 है ये कौन सा नंबर का टर्म इसका होगा, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। हम लगा के नहीं बताएंगे, आंसर बता रहे हैं, बस आंसर बताइए। आ गया? फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। दो सौ 257 बहुत लंबा पद हो गया। आ रहे हैं, ना आ रहे हैं? n equal to 9. यस, करेक्ट। अब यहाँ पे आपका जो है इसका फैक्टर बताइए कितना आएगा? 2 to the power 8. 2 की पावर 8। ये आप याद कर लीजिए, जैसे अगर नहीं जिसको निकालना आता है वो देख भी लीजिए कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, जिसको नहीं आता है वो इस तरह से निकालेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, देन यहाँ पे देख लेंगे। ये हो सकता था 3 भी होता, जैसे ये सारे टर्म 2 के थे, कोई इसका इशू नहीं है। 2 के भी 3 के भी टर्म चाहे जो आते हैं आप वहाँ पे इसको सॉल्व करके दे देते। एक आपको 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, एक ये रन करके रखना है। 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 और 64 कितने का होता है? 2 की पावर 6। ये तीनों आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ये कई जगह प्रैक्टिस में आएगा, तो ये बिल्कुल आपको तुरंत याद होना चाहिए, ये करने की जरूरत नहीं है, इतना आपके माइंड में सेट होना चाहिए ऐसा। अब ये आपका 2 की पावर 8, 2 की पावर n-1। अब आपका बेस इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल हो गया तो हम पावर को क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो n-1 इक्वल टू 8, देन n इक्वल टू 8 प्लस 1, यानी ये जो टर्म होगा आपका ये 9th टर्म होगा इसका। अगर ये सीरीज हम इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे जो 9th वाला टर्म आएगा तो ये कितना आएगा? 1280। ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जोड़ रही है, इसका एडिशन बताना है आपको। ऐसे देखिए एक बार।
देन ये थर्ड, देन ये फिफ्थ, इसको एक में रखिए। और जो दूसरी सीरीज है 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 की पावर 4 प्लस सीरीज कुछ ऐसी आपकी दिख रही है। अब पहले ये देखिए कि ये किस सीरीज में है, पहले ये देखिए। इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि कौन सी सीरीज में है? जीपी। सभी को जीपी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अगर जीपी नहीं दिखाई दे रहा है तो पहले देखने की कोशिश करो कि जीपी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये 1/3 है, ये 1/3 स्क्वायर, ये 1/3 की पावर 5। क्यूब है भाई यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पहला टर्म आपका 1/3 है। अब हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म आ जाए? 1/3 स्क्वायर। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ जाएगा, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करें इस सेकंड टर्म में 1/3 स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये हो रहा है 2, हमने मल्टीप्लाई किया देन ये टर्म आ गया। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गया। तो इसको ऐसे ही सेम यहाँ पे है, यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करना होगा? 1/3 स्क्वायर। इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1/3 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपका एक पर्टिकुलर नंबर ऐसा है जिसमें मल्टीप्लाई करने से आपको अगला टर्म मिल रहा है। यहाँ भी इस सीरीज में क्या हो रहा है कि आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म मिल रहा है। तो आपको ये लाइन देखने से इतना क्लियर हो गया कि ये आपका जीपी सीरीज का क्वेश्चन है। अब आपने ये देख लिया। अब ये इनफाइनाइट तक एडिशन है, और इसमें क्या है? ये भी इनफाइनाइट तक एडिशन है। तो इनफाइनाइट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? a/1 - r। अब ये भी इनफाइनाइट तक है, ये भी है, तो दोनों में हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a कितना है? 1/3, और r की वैल्यू कितनी है? 1/3 स्क्वायर यानी 1/9, और इसके लिए कितना होगा? a की वैल्यू 2/3 स्क्वायर यानी 2/9, और r की वैल्यू कितनी होगी? 1/9। पर्टिकुलर हम इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए r वो नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई कंटीन्यूअस करके दूसरा टर्म निकाल रहे हैं। अब आपके पास a भी है r भी है दोनों के लिए। अब आप फॉर्मूला लगाइए, उसको ऐड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। a/1 - r जब यहाँ आप अप्लाई करेंगे, पहले इस टर्म का देखते हैं। 1/3 1 - 1/9 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/9 अपॉन 1 - 1/9। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 1/3 अपॉन 8/9, इसको 1 - 1/9 करेंगे तो कितना आएगा? 8/9। ये कितना है? 2/9 अपॉन 8/9। 5/9 अपॉन 8/9 यानी कितना आंसर आ जाएगा? 5/8। ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जिसको अगर डाउट हो रहा है कि ये r की वैल्यू हमारी नहीं निकल पा रही है, जैसे अगर दिक्कत लग रहा है तो 2 अपॉन ये दूसरा टर्म हमने लिखा, जैसे सिंपल है तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया तो आपको दिक्कत हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे ये नंबर हमने लिखा
और इसको हमें इससे डिवाइड करना है। जब हम ये डिवाइड साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, नंबर उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, तो नीचे कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी 1/9। जिसको दिक्कत हो वो इस तरीके से निकालिए, तो अगर लगे कि बहुत डिफिकल्ट है तो इस तरह से लिखिए और डिवाइड के साइन को हटा के ये नंबर उल्टा कर दीजिए। बस नंबर उल्टा करते ही आपका आर पता चल जाएगा। जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तब थोड़ा निकालने में दिक्कत होती है, उस कंडीशन में आप ऐसा कर दिया करिए। सोचने लग रहा है बहुत टफ हो गया ये वाला। चलो एक इजी सा क्वेश्चन देते हैं। चलो नोट करो। रमेश के पास एक गुल्लक है। रमेश के पास एक गुल्लक में 110 रुपए हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, माइंड फ्रेश करेंगे आपका इस क्वेश्चन से। 110 रुपए हैं, 22 दिन तक लगातार वो उसमें 5 रुपए डालता है। रमेश के पास एक गुल्लक में 110 रुपए हैं, 22 दिन तक लगातार वो 5 रुपए उसमें प्रतिदिन डालता है, तो 22 दिन बाद गुल्लक में कितने रुपए हैं? 220। आ गया आंसर? देखा, उसके गुल्लक का दाम डबल हो गया। हाँ, डबल हो गया ना। ना हो गया, क्या बात है। गुल्लक इंटरेस्ट ऐसा भी तो निकाला है ना। क्या गुल्लक लेके आते हैं? 5 रुपये डाल। इन्होंने ज्यादा पैसा डाल दिया होगा ना। मैं 5 पे डाल रही बस 5 रुपए आपने ज्यादा डाल दिया है ना, वही हम कह रहे हैं। अब इसको बताइए तुरंत, बस 1 मिनट में x की वैल्यू क्या होगी? टाइम नहीं, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, बहुत टाइम लग रहा है। इसमें जो सीरीज दिख रही है आपको, देखिए एक बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है और एक आपको एक छोटा छोटा नंबर दिख रहा है। देखिए 100। कितना आएगा? 64। आंसर भी इसी में लिखा हुआ था, ठीक है। अब कैसे किया इसमें निशान डाला, एक बार देख लो। ये कितना है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। अच्छा ये बड़ा वाला 14 का, ये 4 का 4 का स्क्वायर, ये 12 का 12 का स्क्वायर, 6 का ये 6 का, ये 10 का 10 का स्क्वायर, ये 8 का 10 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 8 का स्क्वायर। 14, 12, 10 और ये 8 का स्क्वायर यानी 64। 64। अब मान लीजिए आपसे ये आगे वाला टर्म नहीं पूछता तो आप क्या बताते? 100 वो भी निकल के आ रहा है। जो ये हमारी ये वाली सीरीज है हम इसको रन करा देंगे। देखिए यस 2, 4, 6, 8 और ये 10 का स्क्वायर। जब हमारी जो इस टाइप के सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा ध्यान दिया करिए कि अगर नंबर आपके पास एक छोटा लिखा है एक बड़ा नंबर लिखा है तो ये सीधी सी बात है कि उसमें सीरीज 2 तरह की बनेगी। छोटे बड़े में कोई कॉम्बिनेशन जल्दी नहीं बन पाता है। तो आपका जैसे एक नंबर इसमें छोटा था एक बड़ा था, तो आपने यहाँ पे 2 सीरीज अपनी बना के देख ली और दूसरा टर्म आपको पता चला।
ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 1 मिनट में बताना है। इसे बताना है। सबसे पहले देखें कौन बताता है। सही आंसर भी देना है, पहले नहीं बताना है, सही आंसर के साथ पहले बताना है। वन 32, 129, 124, 117। कोई बात नहीं, यहाँ ना कितनी आएगा, सभी का 80 आ रहा। चलो हम भी देखते हैं। इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 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 और 11 हम सीरीज चेक कर रहे हैं अपनी, तुम लोग का गलत कर दिया जाए इसमें 30 अब 30 तब ये नंबर कितना आएगा, 36 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो माइनस आप कर रहे हो इसमें जो है अभाज्य संख्याओं का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर क्वेश्चन जो है अभाज्य संख्याओं वाला दे दिया जाता है। जब हम सीरीज देख रहे हैं इसमें जितने भी नंबर्स हैं आपके सब अभाज्य नंबर हैं। अगर अभाज्य नंबर आपके जो है लगातार माइनस हो रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। अगला टर्म देखते हुए हम फिर उसको कंप्यूट करेंगे कि हमारा आंसर क्या है। और हमें सारे टर्म्स में करके देखना है, ये नहीं कि जैसे आ गया 3 आ गया 5 आ गया 7 आ गया देन हमने मान लिया कि हाँ ठीक है। मैम यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा मैम, कहाँ पर 17 क्योंकि मैम 3 डिजिट के बाद जंप हो रहा है ना, जैसे 3 5 9 तो मतलब 7 के बाद जंप हो रहा है, 9 नहीं है, गैप है 3 डिजिट तो मैम 5 to 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 to 11 में 4 का डिफरेंस है, 11 to 20 में 2 का डिफरेंस है। अरे 3 डिजिट के बाद जंप कर रहा है ये कोई सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने इसलिए दे रखा है आपको कि आप ये समझिए कि जैसे यहाँ तक तो आपको सीरीज दिखाई दे रहा था लेकिन इसके बाद सीरीज नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर सीरीज बस इतनी दी है छोटी सी तो आपको पूरा देख के चलना है, ऐसा नहीं करना है। जब सीरीज आपका जैसे इनफाइनाइट नंबर तक दे दिया या कोई ऐसा दे दिया कि 40 पद तक 50 पद तक, तब तो आप नहीं लिख के कर पाएंगे, लेकिन इतना आप जरूर देख सकते हैं कि हमारा आगे क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट भी बनाते हैं ना, कि मैं ऐसा थोड़ी बनाते हैं कि हाँ बस सिंपल सा दे दिया आपने कर लिया, ऐसे ही ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपका शुरू करते हैं रीजनिंग वाला पार्ट। इसको यहीं पे खत्म करके अब हम शुरू करेंगे रीजनिंग वाला। जितना आपका रीजनिंग का चैप्टर 2 में पोर्शन है अब हम उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर इसमें प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इससे उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें उतने नहीं आते, रीजनिंग वाले से ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसको हम बाद में लेके चलेंगे। पहले आपके रीजनिंग को लेके चलेंगे।
तार्किक कौशल एंड विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, हिंदी में भी लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो, जो समझ सको। हम क्वेश्चन पे चलो। इसमें भी कई टाइप के आपके क्वेश्चन हैं, तो पहला हम लेके चलेंगे एनालॉगी टाइप के क्वेश्चन। एनालॉगी सिमिलरिटी। सादृश्यता समरूपता। इसमें आपको कभी कभी एक जैसी चीजें दे देंगे और चौथा पूछेंगे कि चौथा क्या होगा। अब चौथा इनमें कुछ न कुछ, जैसे तीन होंगे, हो सकता है वो तीन इंटर रिलेटेड हो, एक दूसरे में कुछ इन तीनों में संबंध हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चौथा आंसर देना हो। या फिर आपके पास दो एक जैसे होंगे, तीसरा देगा, तीसरे को आपको जो शुरू के दो होंगे उसके अकॉर्डिंग कोरिलेट करके बताना होगा। जैसे आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इसका मतलब है कि जो रिलेशन ए बी में होगा वही रिलेशन आपको जो इसमें रिलेशन दिखाई देगा, वैसा ही रिलेशन आपको इसमें सोचना है, फिर इसके बाद आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और कभी इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे जब कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में कुछ ऐसा रिलेशन है कि तीनों में सिमिलरिटी है, और तीनों में क्या सिमिलरिटी है वो आपको यहाँ बताना है। और जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें इन दोनों में सिमिलरिटी होगी। जरूरी नहीं है कि ये में रिलेशन हो, जैसा रिलेशन इसमें होगा वैसा ही रिलेशन आपका इसमें, आपको इसको देखते हुए बताना है। अब एक एग्जांपल छोटा सा लेंगे तब समझेंगे इसको। ऑस्ट्रेलिया एकदम सही है। जैसे आपको यहाँ पे दे देंगे ऑस्ट्रेलिया दे दिया, न्यूजीलैंड दे दिया, फ्रांस दे दिया, ब्रिटेन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए आपको। अब आप देखेंगे इसमें इन दोनों में जो रिलेशन है राष्ट्रीय पक्षी का, कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है, राष्ट्रीय पक्षी का। इन दोनों को देख के आपने समझा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऐसे ही एमू दे दिया, इसका मतलब एमू कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ये सोचते हुए आप इसका आंसर देंगे। और इसमें देखा जाए तो कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट निकल रहा है वो निकल रहा है राष्ट्रीय पक्षी। नहीं, ऑप्शन तो लेते हैं। बताइए, बिल्कुल सही, बहुत इंटेलिजेंट है। अब इसमें आप देखेंगे तो लगभग सही से दिखेंगे सारे ही, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर होगा। आपको एप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। जैसे सर्कस में हो सकता है सारे अवेलेबल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई सर्कस ऐसा हो जिसमें एक वो ना अवेलेबल हो, उसमें अवेलेबिलिटी ना हो तो ना हो वहाँ पे। अब ये दूसरा ऑप्शन चिड़ियाघर, सारे चिड़ियाघर में जरूरी नहीं है कि तीनों में, हो सकता है एक आध मिसिंग हो, लेकिन ये जो मांसाहारी है कहीं भी होंगे, मांसाहारी जरूर होंगे, चाहे जहाँ भी होंगे। और ये फोर्थ है जंगल, हो सकता है जंगल में ना हो तो में हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दो हो, तीसरा निकल गया किसी को लेके, तो फिर इसलिए जो है
और पढ़ना है क्या? बस और क्या ऑप्शन है? लाइब्रेरी लेखन सामग्री, ठीक है? सही सारे आंसर हो सकते हैं। भाई विद्यालय में भी तीनों चीजें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमें अपना बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि इसमें से सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आपको ऐसे दो ऑप्शन तो जरूर मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सही हो गया। जैसे इसमें विद्यालय वाला जो ऑप्शन था, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि विद्यालय में तीनों चीजें ना मिलेंगी तो जरूर, लेकिन हमको उसमें भी बेस्ट आंसर चुनना है कि सबसे सही आंसर, ठीक है? हमको लगता है रीजनिंग पढ़ने में आपको बोर नहीं होगा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। जो अभी आप लोग को पुराना पढ़ाया गया था, जैसे अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस बताए थे, उसके फॉर्मूला वगैरह डेली प्रैक्टिस करिएगा, नहीं सब दिमाग से उड़ जाएगा। सारी चीजें फॉर्मूला वगैरह डेली देखने की चीज होती है। अगर आप डेली नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे। 1 मिनट डेली दिया करिए, एक पेज में सारे फॉर्मूले उसको डेली लिखिए। बस जो है दिन भर में एक बार ऐसा जरूर आना चाहिए कि आप सारे फॉर्मूले एक बार लिख लीजिए। जितने फॉर्मूले आपके ऐड होते जाए उसकी एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, और जितने रूल्स आए, जैसे आज मैंने प्रोग्रेशन के आपको 5-6 फॉर्मूले बताए, वो आपके उस कॉपी में लिख जाने चाहिए। कॉपी में लिखते हैं उसको, पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखिए 50% क्वेश्चन इजी होते हैं, वो तुरंत आपके फॉर्मूला पे लगेंगे या तुरंत ऐसा होगा तुरंत निकाल लेंगे। अब जैसे आपका इनफाइनाइट सीरीज का है, मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप थोड़ी लगा सकते हैं, आपको ये पता लगेगा हाँ ये इनफाइनाइट का है वहाँ का है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉपी बना लीजिए और उसमें जो है फॉर्मूला डेली लिखिए, बस 2 मिनट उसको पलट लीजिए। बस जब डेली आप देखने लगेंगे तो भूलेंगे नहीं तो हर बार याद करना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे, जब आधा घंटा 1 घंटा खराब करेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं आधे घंटे खराब करने का। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जब पीछे की चीज रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो पीछे की चीज भी उसको मेंटेन करके चलिए, ठीक है? नहीं तो हो नहीं पाएगा फिर, क्योंकि पढ़ना आपको है, हम तो कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन सारी चीजें समराइज करके उसको अपने माइंड में सेट करके आपको रखना है ना। वो तो हम मेथड आपको बता देंगे किस तरीके से आप क्या याद करेंगे, लेकिन उसको भी समझना है, ठीक है?